लिखती हैं क्वेश्चन के हवाले से। भी आपके कुछ स्टूडेंट्स ज्वाइन कर रहे हैं। सैलवेज वैल्यू जो थी दैट वाज $7500। एसिड की कॉस्ट क्या थी, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था, टैक्स रेट था, लाइफ वाज ऑफ 7 years एंड रेट ऑफ रिटर्न ओवर लीज वाज 11%। तो जब हम कॉस्ट ऑफ डेट निकालते हैं, यहाँ पे कुछ कंफ्यूजन थी कल। देखिए, हम यहाँ पे 11%, चाहे वो लीज का हो या वो लोन के हवाले से हो, जब हम बात करते हैं कॉस्ट ऑफ डेट की, तो ये नाम से अंदाजा हो रहा है हम डेट की बात कर रहे हैं। सो कॉस्ट ऑफ डेट क्या होगी, वो जो मार्केट में प्रीवेलिंग इंटरेस्ट रेट चल रहा है, यानी कि हर वो दो किस्म के रेट्स मार्केट में नॉर्मली, या दो या तीन किस्म के होते हैं। एक होता है डिस्काउंट रेट। डिस्काउंट रेट वो रेट होता है जिसपे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान या कोई भी मुल्क का सेंट्रल बैंक जो है, वो कमर्शियल बैंक को किस रेट पे लोन देता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में बात करें, तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान बैंक अल्फला को किस रेट पे लोन देगा, दैट विल बी कॉल्ड डिस्काउंट रेट। फिर एक सेकंड रेट होता है जिस रेट पे कमर्शियल बैंक एक नॉर्मल इंडिविजुअल को, जैसे हाँ मैं लोन लेने जाता हूँ या जैसे कोई कंपनी लोन लेने जाती है किसी इंस्टीट्यूशन को, किस रेट पे लोन देता है, उसको हम इंटरेस्ट रेट कहते हैं। सो डिस्काउंट रेट और इंटरेस्ट रेट में फर्क सिर्फ इतना है कि डिस्काउंट रेट मींस व्हेन द सेंट्रल बैंक ऑफ योर कंट्री गिव्स लोन टू द कमर्शियल बैंक, और जब कमर्शियल बैंक किसी इंडिविजुअल एंटिटी को लोन देता है तो हम उसे इंटरेस्ट रेट कहते हैं। फिर तीसरा एक काइबोर भी मौजूद है, दैट इज कराची इंटरबैंक ऑफर्ड रेट, कि बैंक एक दूसरे को किस रेट पे कोई बेंचमार्क सेट किया हुआ है कि किस रेट पे लोन देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बैंक अल्फला या हबीब बैंक को किस रेट पे लोन देगा, या इसी तरह मिजान बैंक इस्लामी को किस रेट पे लोन देगा। सो बैंक टू बैंक जब हम बात करते हैं तो वो काइबोर है। सो यहाँ पे है इंटरेस्ट रेट, इसीलिए आना है क्योंकि हमें या एक इंडिविजुअल एंटिटी को किस रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर लोन मिलना है या मिल रहा है, हम उसी को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है। सो लीज का जो रिटर्न था दैट वाज ओनली अ सिचुएशन जिसमें लेसर और लेसी के दरमियान एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। लेकिन हमें अगर हम डेट पे जाते, अगर हम लोन पे जाते, अगर हम बैंक से लोन लेते, तो हमें क्या इंटरेस्ट चार्ज किया जाता, दैट वाज 12%। सो जब कॉस्ट ऑफ डेट कैलकुलेट हम करते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में इंटरेस्ट रेट को ही लेंगे, चाहे लीज हो या हम लोन के हवाले से डिस्कस कर रहे हैं। सो फॉर्मूला वाज इंटरेस्ट रेट इनटू 1 - टैक्स रेट। सो जब आप उसके अंदर सिंपल वैल्यूज पुट करते हैं तो यू गेट अ परसेंटेज दैट इज 7.20%। Then we have the calculations, 0 to 7 years. So lease installment का formula that was loan amount into rate of interest over uh, into 1 + r की raised to power n90 n-1, और इसी तरह उसको डिवाइड कर दिया था 1 + r की पावर n, और एग्रीगेट उसको -1। जब ये हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास जो लीज इंस्टॉलमेंट आती है दैट इज 14148। आप में से बहुत से स्टूडेंट्स का यहाँ तक ठीक था। और इंटरेस्ट रेट सिर्फ ये एलिमेंट, कुछ स्टूडेंट्स ने इसको 11% पे कैलकुलेट किया है, सो वो देयर इज अ लिटिल मिस्टेक इन दैट। सेकेंडली, टैक्स सेविंग फिर जब हमने इस पे कैलकुलेट की, जो भी हमारी इंस्टॉलमेंट है, जब हम उसकी टैक्स कैलकुलेशन करते हैं, कुछ स्टूडेंट्स ने मिस्टेक यहाँ 7th ईयर पे आके की। देखें, 0 ईयर में तो हमने कोई टैक्स सेविंग नहीं ली, सो लेकिन इंस्टॉलमेंट पे की, सो इसका जो इम्पैक्ट आना है वो नेक्स्ट ईयर आना है। सो ये टैक्स सेविंग 7th ईयर में आएगी। सो जो भी बाकी प्लस माइनस है, जब हम इंस्टॉलमेंट में से टैक्स सेविंग माइनस करेंगे, we'll get cost after tax, फिर उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे एंड we'll come up with this amount. So present value was 55493. This was in the case of leasing. फिर जब हम यही बाइंग के ऑप्शन पे आते हैं, तो पहले सबसे पहले हमें लोन की इंस्टॉलमेंट निकालनी थी। वो फॉर्मूला इज सेम, जस्ट पुट द वैल्यूज ऑफ इन इट। उसके बाद ईयर्स, देन बिगिनिंग बैलेंस, ये आपको पता है 74,000 का वो एसेट था। फिर आप इंस्टॉलमेंट उसमें से जब माइनस करते जाते हैं, देन इंटरेस्ट रेट आपको पता है 12% है। सो जो भी आपकी
बिगिनिंग बैलेंस था, उसके ऊपर जब आप परसेंटेज लगाते हैं, फिर इंस्टॉलमेंट में से इंटरेस्ट जब आप माइनस करते हैं तो आपका अमोर्टाइजेशन मतलब वो वैल्यू आ जाती है कि उस इंस्टॉलमेंट में प्रिंसिपल अमाउंट कितनी थी। देन एंडिंग बैलेंस, अगेन different thing was depreciation, so 74,000 was the base rate। उस पे हर साल आपने जो भी आपको अलॉटेड परसेंटेज गिवन थी, आपने उसके साथ सिंपली मल्टीप्लाई करना था। यू वुड हैव बीन गेटिंग डेप्रिसिएशन, फिर इंटरेस्ट डेप्रिसिएशन को टोटल करें, उस पे टैक्स लगाएं, एंड इवेंचुअली उस सारी चीज के ऊपर प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करें। तो जब हम प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो सैल्वेज वैल्यू निकालते हैं, वी गेट अ वैल्यू दैट इज 44,895। एंड अगर हम उसको कंपेयर करें 55,000 और 44,000, सो ऑब्वियसली देयर इज ऑलमोस्ट 11,000 डिफरेंस। यहाँ पे हम कहते हैं कि बाइंग ऑप्शन क्योंकि कम एनपीवी दे रही है, हमें कम कॉस्ट कर रही है, सो दिस विल बी अ बेटर डिसीजन। ठीक है जी, सो यहाँ तक अगर कोई चीज आप डिस्कस करना चाहते हैं तो आप पूछ लें। सर जो आपने कल प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिया था, इसके अलावा बेटा कल मैंने एक क्वेश्चन, प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके साथ शेयर किया था। आई होप कि कुछ स्टूडेंट्स ने कर लिया होगा। दैट डज नॉट कैरी एनी मार्क्स, लेकिन अगर आप कर लेंगे तो थोड़ी सी मजीद क्लैरिटी आ जाएगी उसमें। टुडे we'll just discuss a brief सर टॉपिक। उसमें कुछ चीज़ें समराइज करेंगे, कुछ चीज़ें जो हैं वो ब्रीफली आपको पहले भी पता होंगी। एक डॉक्यूमेंट है वाई बिजनेस लीज, ये बेसिकली आई हैव टेकन इट फ्रॉम इंटरनेट। सो इंट्रोडक्शन बिल्कुल क्योंकि इसमें आसान लिखा हुआ है, चीज़ें जो है समझने में आसान है, सो आई विल शेयर दिस डॉक्यूमेंट विद यू। इसमें वन बाय वन देखते हैं कि क्या चीज़ें हैं। सो व्हाट इज लीजिंग, ये आपको पता है। लीज एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें एक इक्विपमेंट एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए लेसर लेसी के दरमियान एक कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। वो एग्री करते हैं कि आप मेरा एसेट यूज करें, और उसकी पीरियोडिकल पेमेंट जिसको हम लीज इंस्टॉलमेंट भी कहते हैं, वो एक स्पेसिफिक टर्म के लिए 4 साल, 5 साल, 10 साल, एग्रीड टर्म जितना भी है उसके लिए वो दे दिया जाता है। सो उसको हम लीज कहते हैं। ओके, अब जबकि हम ये चीज आइडेंटिफाई कर चुके हैं या कैलकुलेट कर चुके हैं कि हमें बिजनेस की कॉस्ट क्या पड़ती है अगर हम खुद खरीदना चाहें, और उसी बिजनेस में अगर हम लीज करवा लेना चाहें तो कॉस्ट क्या पड़ती है, दैट मीन्स हम एनपीवीज कैलकुलेट कर चुके हैं। नाउ वी कैन अंडरस्टैंड एंड वी कैन हैव एन आइडिया कि हम लीज की तरफ क्यों जाएं, दैट व्हाई लीज इज बेटर। सो लेट्स स्टडी फर्स्ट थिंग, that we should prefer lease is to retain capital. Whenever we'll be getting a lesser NPV, that means हमारी जो ओवरऑल कॉस्ट है एक तो वो कम पड़ रही है, और दूसरा जो आउटफ्लो है हमें वो नहीं करना पड़ रहा। ऑब्वियसली जब आप एक एसेट खरीदेंगे, लेट से $74,000 का एसेट, हम प्रीवियस एग्जाम्पल ही की बात करते हैं, सो एक ऑप्शन मौजूद था हमारे पास कि हम उसको परचेज कर लें, डायरेक्टली बाय कर लें, नॉट ऑन लोन बट ओवरऑल एग्रीगेट 74,000 कंपनी पे करे और उसको खरीद ले। 74,000 का एक आउटफ्लो, एक इट्स अ मेजर कैपिटल आउटफ्लो। सो अगर हम उसके हवाले से लीज के ऑप्शन पे जाते हैं, देन वी कम अप विद कि हमें उसकी इंस्टॉलमेंट्स देनी है, मंथली पेमेंट्स या ईयरली पेमेंट्स देनी है। सो वी एक्चुअली रिड्यूस और रिटेन आवर कैपिटल आउटफ्लो का जो कैपिटल आउटफ्लो है वो हम कम कर लेते हैं। इन अदर वर्ड्स हम अपने कैपिटल को रिटेन कर लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग why we should prefer lease is if we want to, if we have limited capital, if a company have a limited cash or resources, so वो अपने कैपिटल को रिटेन कर सकती है, करना चाहती है तो वो लीज के ऑप्शन पे जा सकती है। देन सेकेंड वन इज ऑफ बैलेंस शीट फाइनेंसिंग। जब आप एसेट परचेज कर लेंगे तो ऑब्वियसली वो आपकी बैलेंस शीट में शो होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, उसमें उसके हवाले से आपको टैक्स पे करना पड़ता है, या उसके हवाले से आपको जो भी अपने फाइनेंशियल बुक्स को 5 किस्म की चीज़ें होती हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, जिसमें हम इनकम स्टेटमेंट कहते हैं, बैलेंस शीट कहते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट है, चेंजेस इन इक्विटी स्टेटमेंट है, और नोट्स टू द अकाउंट्स है। सो व्हेनेवर वी विल फाइनेंस इट प्रॉपरली,
हम खरीदते हैं, फिर वो हमारी बैलेंस शीट आइटम बन जाती है और उसे हमें इन स्टेटमेंट्स में बताना पड़ता है। ऑफ बैलेंस शीट फाइनेंसिंग मीन्स दैट वी आर नॉट गोइंग टू बाय दैट एसेट, हम उसको जस्ट पीरियोडिकल रेंटल्स के ऊपर ले रहे हैं। तो ऐसी सूरत में हमें बैलेंस शीट के ऊपर वो कोई भी ऐसी लाइबिलिटी या कोई भी उसकी रिप्रेजेंटेशन जो है वो नहीं करनी पड़ती। तो उसको क्या करना पड़ेगा, सिर्फ हमें उसकी रेंटल पेमेंट करनी पड़ेगी। रेंटल पेमेंट इज एन एक्सपेंस, तो वो इनकम स्टेटमेंट में आएगा, बैलेंस शीट में नहीं आएगा। इसको हम कह रहे हैं ऑफ बैलेंस शीट फाइनेंसिंग। सो अगर हम बैलेंस शीट में उसको रिप्रेजेंट नहीं करना चाहते तो हम लीज के ऊपर जा सकते हैं। थर्ड वन इज स्पीड। देखें, जब आप एक एसेट के हवाले से उसकी खरीदने की बात करते हैं या उसको फाइनेंसिंग करवाने की बात करते हैं, सो कंपैरेटिवली अगेन ये नहीं है कि वो बहुत इजीली लेसर या लेसी के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, बट इफ वी डू कंपैरिजन बिटवीन द बाइंग एंड द लीजिंग, तो उसमें लीज इज अ स्मॉलर प्रोसेस। we end up this process in a quick way, in a speedy way, क्योंकि लेसर को पता है कि ये एसेट eventually, अगर वो ऑपरेटिंग लीज है, तो ये एसेट वापस मेरे पास आ जाएगा एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद, जिसके रेंटल्स मुझे मिल जाएंगे। और लेसी को भी पता है कि मैं एक एसेट यूज कर रहा हूँ, सो मेरे लिए उसकी लाइफ लेट से 3 और 4 years के बाद जाया हो जाएगी। सो व्हाई शुड आई बाय एन एसेट? I just lease that asset, use it for 3 or 4 years, whatever the business requirement is, and then I'll re-give that asset back to the lessor। ठीक है, so comparatively ये जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है ये स्पीडी होता है या जल्दी हो जाता है। देन अफोर्डेबिलिटी, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ऑब्वियसली लीजिंग जो है वो आपको, क्योंकि एकदम से आउटफ्लो नहीं करना, आप कंपैरेटिवली स्लोअर मोशन में अपने कॉस्ट जो है वो कवर कर रहे हैं, या रेंटल्स पे कर रहे हैं, या आप उसका एक्सपेंस पे कर रहे हैं। सो एक मेजर आउटफ्लो इन कंपैरिजन टू अ स्मॉलर रेंटल आउटफ्लोज। सो जो भी आपकी कंपनी या जो भी आपका बिजनेस या जो भी आप इंस्टीट्यूशन चला रहे हैं उसके हवाले से आपको अगर आउटफ्लो कम करना है, पैसे कम है, बजट कम है, कैपिटल कम है, तो लीजिंग विल बी एन अफोर्डेबल ऑप्शन। फिर हम बात करते हैं एसेट मैनेजमेंट के हवाले से। A lease provides the usage of the equipment for a specific period of time at a fixed payment price. A lessor may assume and manage the risk of equipment ownership at the end the lease. The lessor may dispose the equipment। ठीक है, सो ये आपको पता है। अगर हम बात करते हैं ऑपरेटिंग लीज के हवाले से, तो एक सर्टेन टाइम पीरियड तक उसके रेंटल्स जो है वो मिलते रहते हैं, या लेसी जो है वो पे करता रहता है, एंड देन इवेंचुअली दैट एसेट लेसी गिव्स दैट एसेट बैक टू द लेसर, और वो एसेट जो है वो डिस्पोज ऑफ हो जाता है, सेल हो जाता है, उसकी कोई भी सैल्वेज वैल्यू या जो भी पैसे मिलने हैं वो मिल जाते हैं। सो एक तो लेसर जो है वो पेमेंट या रेंटल्स के थ्रू अपनी कॉस्ट पूरी कर लेता है, प्लस कुछ भी उसको जो भी एक्स्ट्रा सैल्वेज वैल्यू मिलती है, जो मार्केट वैल्यू मिलती है, दैट ऑल्सो बिकम्स हिज और हर प्रॉफिट। टैक्स मोटिवेशंस है, you know that as you now have calculated it, so आपको ये चीजें ज्यादा बेहतर क्लियर अंडरस्टैंड हो गई होंगी। टैक्स मोटिवेशंस क्या है कि बहुत सी जगहों पे टैक्स बचाया जा सकता है। जब हम बीइंग लेसर काम कर रहे हैं तो टैक्स डिफरेंट तरीकों से बचाया जा सकता है, जब हम बाय करते हैं तो डिफरेंट तरीकों से बचाया जा सकता है। सो इट डिपेंड्स विच एवर ऑप्शन और विच एवर thing, either buying or leasing suits your business। So जो sorry, probably there was a gap or my net has been disconnected। I hope now the voice will be clear। तो टैक्स मोटिवेशन के हवाले से अगर हम बात करते हैं, तो आप देखते हैं कि तब तो आपने कैलकुलेट भी किया, वी हैव डिफरेंट टैक्स मोटिवेशंस और कैलकुलेशंस। जब हम बाय के हवाले से बात करते हैं तो हमें डेप्रिसिएशन चार्ज की जाती है, और डेप्रिसिएशन के परस्पेक्टिव में एक डिफरेंट तरीके से टैक्स बचता है। सिमिलरली जब हम लीज लेते हैं तो ऐसी सिचुएशन के अंदर हम लीज रेंटल्स पे करते हैं, सो उसका भी टैक्स बचता है। सो इट डिपेंड्स कि विच ऑप्शन सूट्स यू द बेस्ट। तो अगर आप एक कंपनी चला रहे हैं तो आप अपनी कब तब आप अपनी कंपनी की
कैलकुलेशन के बाद देख सकते हैं कि आपको कौन सा ऑप्शन बेहतर है। सो अगर लीज रेंटल्स के हवाले से बात की जाए तो वो टैक्स बेनिफिट उसमें मिलता है। So, ऐसी सूरत में वी शुड प्रेफर लीज। सो ये कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं, मतलब ये ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं कि हम क्यों लीज को प्रेफर कर रहे हैं या करते हैं। सिमिलरली कस्टमाइज सोल्यूशन, जब आप बाय कर लेते हैं एसेट को तो आपके पास बहुत ज़्यादा कस्टमाइज्ड ऑप्शंस नहीं है, मतलब आप उसको कह सकते हैं रेडीमेड चीज़ है, या आपको लेट्स से कि एसेट सिर्फ 4 साल के लिए चाहिए, लेकिन जब आप बाइंग के ऑप्शन पे जाते हैं यू डू नॉट हैव द लिबर्टी के 4 साल बाद आप कॉन्ट्रैक्ट कर लें कि मुझे ये एसेट वापस ले लिया जाए। ठीक है, बट व्हेन वी टॉक अबाउट द लीजिंग वी हैव कस्टमाइज्ड सॉल्यूशंस। लेट्स से आपके बिजनेस को सिर्फ 3 साल के लिए चाहिए और एसेट की वैल्यू 6 साल है, सो बाइंग इज नॉट अ गुड ऑप्शन एट दैट मोमेंट। तो आप लीज करवा सकते हैं 3 साल के लिए, कब आपको चाहिए, कब आप उसको डिस्पोज ऑफ करेंगे, क्या सारा प्रोसेस होगा, आपका बजट कैसे चल रहा है, कितने आपके पास पैसे हैं और कितना आप आउटफ्लो कर सकते हैं। सो ये सारी चीजें जो है वो मैनेज की जा सकती हैं। सो लीजिंग एक्चुअली प्रोवाइड्स यू अ कस्टमाइज्ड सोल्यूशन। देन ओनरशिप की अगर हम बात करें, सो वी बोथ वी हैव स्टडीड द बोथ टाइप्स ऑफ लीज, वन इज ऑपरेटिंग एंड देन द कैपिटल और फाइनेंशियल लीज। सो ये भी होता है कि हम सिर्फ रेंटल्स पे कर रहे हैं एंड देन द लेसी गिव्स बैक दैट एसेट टू द लेसर, बट इट डिपेंड्स। ये भी हो सकता है अगर वो कैपिटल या फाइनेंस लीज है कि एसेट एट द एंड ऑफ द टेन्योर, जब लीजिंग एग्रीमेंट पूरा हो जाएगा, जब टाइम पीरियड पूरा हो जाएगा, तो लेसी वो एसेट एक्वायर कर लेगा या लेसर से वो ओनरशिप भी ट्रांसफर हो जाएगी। सो दिस इज अगेन अ बेनिफिट ऑफ लीजिंग कि अगर आप फाइनेंशियल लीज पे जाते हैं तो एसेट भी इवेंचुअली आपके नाम पे ट्रांसफर हो सकता है। देन द लास्ट couple of points are flexibility and convenience. फ्लेक्सिबिलिटी एंड कन्वीनियंस मिलता जुलता है कस्टमाइजेशन से। सो जैसे जैसे आपके बिजनेस की नीड चेंज होती है, आप अपने जो भी आप एसेट एक्वायर कर रहे हैं, आप उसमें कुछ प्लस माइनस करना चाहते हैं, कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं, सो वो आप उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, सो लीजिंग जो है दैट इज सिंपली अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन लेसर एंड लेसी। सो ये थोड़ा सा मतलब बने बनाए रूल्स नहीं है, बल्कि एग्री कर सकते हैं लेसर और लेसी आपस में। और फिर उसके जैसे बैंकिंग की अगर हम बात करते हैं तो बैंकिंग में सुपरवाइजरी बॉडी मौजूद है, सेंट्रल बैंक मौजूद होता है, फिर हर बैंक की एक प्रैक्टिस मौजूद होती है। सो बैंक बहुत ज्यादा आउटवर्डली आपको कोई फेवर भी नहीं दे सकता या कुछ ऐसा नहीं कर सकता कि आपको आपका कॉन्ट्रैक्ट पूरी दुनिया से अलग हो। बट व्हेन वी टॉक अबाउट द लेसर एंड लेसी और लीजिंग, तो यहाँ पे ये फ्लेक्सिबिलिटी मौजूद है कि आप लेसर और लेसी एक दूसरे के दरमियान ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कर लें, ऐसा एग्रीमेंट कर लें कि जिसपे दोनों एग्री हो, और वो हो हर हर एग्रीमेंट एक दूसरे एग्रीमेंट से डिफरेंट होता है और हो सकता है। ठीक है, सो लीज के अंदर ये फ्लेक्सिबिलिटी या कन्वीनियंस मौजूद है। एंड लास्टली obsolescence, that means leasing an extremely attractive option for purchases in which equipment rapidly becomes obsolete. एक टेक्नोलॉजी है कोई ऐसी चीज जो बहुत जल्दी चेंज हो जाती है, जैसे आज हम मोबाइल टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो लेट्स से एंड्रॉयड की बात करते हैं, एंड्रॉयड का एक सेट लेते हैं, साल बाद वो टेक्नोलॉजी पुरानी हो जाती है एंड देन वी हैव अ न्यू ऑप्शन। सिमिलरली जब हम लैपटॉप की बात करते हैं, इसी किस्म की कोई मशीनरी की बात करते हैं, तो ऐसी चीजें जो बहुत जल्दी ऑब्सोलीट हो जाती हैं, टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है और टेक्नोलॉजी चेंज होने से वो एसेट की वर्थ वो नहीं रहती। ऐसी सूरत में एक्वायर करना, बाय करना इज नॉट अ गुड ऑप्शन, बल्कि लीजिंग इज अ बेटर ऑप्शन कि आप एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए उसको लीज करें, उस टेक्नोलॉजी को, फैसिलिटी को एंजॉय करें, यूज करें, यूटिलाइज करें, और फिर जैसे ही टेक्नोलॉजी चेंज हो यू जस्ट एंड अप द कॉन्ट्रैक्ट एंड गो टू अनदर कॉन्ट्रैक्ट विद द न्यूअर टेक्नोलॉजी। तो जैसे जैसे जो टेक्नोलॉजी ऐसी या जो ऐसी चीजें जो जल्दी एब्सोल्यूट हो जाती हैं, उन चीजों के बारे में लीजिंग रिमेन्स अ गुड ऑप्शन। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कि जब भी हम लीजिंग की तरफ जाते हैं, आइडियल कैंडिडेट्स मीन हु आर द गुड लेसीज, और कौन ऐसे, ऑब्वियसली जब कोई लेसर दे रहा है तो वो भी बहुत सी चीजें ऑब्जर्व करेगा, वो भी देखेगा कि क्या ये जिसको एसेट, जिसको कोई इक्विपमेंट या जिसको भी कोई मशीन लीज के तौर पे दी जा रही है, क्या वो लीज रेंटल पे भी कर सकता है, क्या वो एसेट वापस भी कर सकता है, क्या उसका बिजनेस जो है इस काबिल है कि वो आपके कॉन्ट्रैक्ट जो भी लीज एग्रीमेंट होगा
उसको पूरा कर सकता है। तो इस सारी सिचुएशन को देखा जाता है बाय द लेसर, सो दैट ही और शी, देखें एक बिजनेस है या लेसर जो है वो भी एक, उसने कैपिटल आउटफ्लो किया हुआ है, उसने एक एसेट को खरीदा हुआ है, उसने एक एसेट को एक्वायर किया हुआ है, सो उसको ना सिर्फ अपनी कॉस्ट पूरी करनी है बल्कि उसके साथ साथ प्रॉफिटेबिलिटी भी जनरेट करनी है। तो उस सारी सिचुएशन में ही वुड फाइंड अ कैंडिडेट और ही वुड फाइंड अ पर्सन, अ कंपनी और एन इंस्टीट्यूशन जो एसेट लीज पे ले, तो वो उस कॉन्ट्रैक्ट की जितनी भी टर्म्स एंड कंडीशंस है उनको फुलफिल भी करे। दैट मीन्स लीज रेंटल भी पे करे, एसेट की जो वेयर एंड टेयर या मेंटेनेंस है, अगर वो नेट लीज है या अगर वो मेंटेनेंस लेसी ने पेयर करनी है, सो वो भी मेंटेन करे। जो एसेट लेसी ले रहा है उसका कुछ ना कुछ रिलेशनशिप भी हो लेसी के बिजनेस के साथ, मतलब ऐसा नहीं है कि लेसी बिजनेस कोई और कर रहा है और वो एसेट कोई और ले रहा है। सो अपरेंटली पता चल रहा है, इस बात पता चल जाता है इस बात से कि लेसी को इस एसेट की जरूरत नहीं है। तो देयर विल बी अ शेकी थिंग in the lessor's mind that why a lessee is purchasing or having rental agreement or a leasing agreement with me जब उसके बिजनेस को इस चीज की जरूरत नहीं है। सो बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो लेसर लीज करते हुए जिन चीजों को मद्देनजर रखता है। उनमें से कुछ चीजें अगर हम बात करें तो वो ये लिखी गई हैं: टाइम इन बिजनेस, पर्सनल क्रेडिट ऑफ गारंटर्स, business credit reports, banking relationship, trade references and equipment। तो इसको वन बाय वन देखते हैं कि ये क्या चीजें हैं। फर्स्ट वन वाज टाइम इन बिजनेस। देखिए सब जो लेसर्स हैं, लेसर से मतलब वो जो लीज पे देंगे, ऑब्वियसली उन्होंने एसेट लिया हुआ है या आउटफ्लो किया हुआ है या किसी को वो अपना एसेट दे रहे हैं, तो वो देखेंगे कि जिसके साथ ये लीज एग्रीमेंट किया जा रहा है या जिसको वो एसेट एज अ लीज दिया जा रहा है उसका बिजनेस कितनी देर से चल रहा है। या आप ऐसे ही समझ लें जैसे आप किसी को उधार देते हैं तो आप देखते हैं कि क्या वो रीपे कर भी सकता है क्या नहीं कर सकता, क्या उसका बिजनेस प्रॉफिटेबल है, या क्या उसकी अर्निंग इतनी है कि आने वाले वक्त में वो पैसा मुझे वापस भी कर सके। सिमिलरली इफ लेसर वांट्स टू गिव एसेट ऑन लीज, तो वो आइडेंटिफाई कर रहा है कि इस जिसको मैं लीज पे दे रहा हूँ उसका बिजनेस कैसा है, कितनी देर से ऑपरेटिव है, किस लेवल पे काम कर रहा है, उसका एक्सपोजर क्या है मार्केट के अंदर, उसकी क्रेडिट स्टैंडिंग क्या है। ठीक है। सो लीजिंग का जब डिसीजन मेकिंग हो रही होती है, सो वन वेरिएबल विच इज टाइम इन बिजनेस प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल। आप खुद देखें कि अगर हम कहते हैं कि एक बिजनेस को अभी 1 साल हुआ है और एक बिजनेस पिछले 15 साल से चल रहा है, देन यू हैव अ कंफर्ट लेवल on a business which is running for let's say last 15 years, last 20 years। so ऐसी सिचुएशन में जितना ज़्यादा बिजनेस में टाइम हुआ होगा उतना ज़्यादा लेसर कंफर्टेबल होगा या इजी होगा या कॉन्फिडेंट होगा that I will get my money or I will get my asset or I will get the rental incomes from lessee in convenient way। So first thing that the lessor is observing is how much time a lessee has passed in his business। फिर इसी तरह पर्सनल क्रेडिट हिस्ट्री की बात, क्रेडिट हिस्ट्री के हवाले से देखें क्रेडिट हिस्ट्री को मैंने आई थिंक वी हैव स्टडीड 5 कैनन्स ऑफ लेंडिंग, उसमें भी मैंने आपको कैरेक्टर, कैपेसिटी, कैश फ्लो, कोलैटरल और कंडीशंस के बारे में बताया था। तो क्रेडिट हिस्ट्री की बात करते हैं कि जब किसी को एसेट लीज पे दिया जा रहा है तो उसकी प्रीवियस हिस्ट्री देखी जा रही है कि क्या ये इस कैपेबिलिटी का है या क्या इसकी जो प्रीवियस कॉन्ट्रैक्ट्स हैं क्या इसने फुलफिल किए हैं। ऐसा तो नहीं है कि ये बैंक से इसने लोन लिया और उसके बाद रीपे नहीं किया एंड देन ही इज इन डिफॉल्ट कंडीशन। सिमिलरली कोई पुरानी लीज ली थी या कोई एसेट लिया था लीज के ऊपर और अभी उसके रेंटल इनकम जो है वो ये पे नहीं कर रहा। तो ऐसी तमाम चीजें जो है वो लेसर ऑब्जर्व करता है, वो देखता है बिफोर एंटरिंग इनटू लीजिंग। ठीक है। सो अगर हम बात करें बैंक्स के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि बैंक भी लीज करते हैं, देन बैंक कैन गेट अ रिपोर्ट विच इज कॉल्ड ECIB रिपोर्ट, इलेक्ट्रॉनिक कंज्यूमर इंफॉर्मेशन ब्यूरो। एक रिपोर्ट देता है जिसके अंदर किसी भी इंडिविजुअल की हिस्ट्री मौजूद होती है कि वो कितना लोन ले चुका है,
उस लोन में से कितना उसने आउटस्टैंडिंग मौजूद है, क्या कभी उसने डिफॉल्ट किया था, और अगर डिफॉल्ट किया था तो कितने दिन डिफॉल्ट किया था, दैट इज 90 डेज बाद कोई पेमेंट मतलब ओवर ड्यू की थी। लेट्स से 1 जनवरी को कोई पेमेंट ड्यू है और 3 माह गुजर गए, 90 डेज गुजर गए, 4-5 अप्रैल आ गई और अभी तक वो पेमेंट नहीं हुई, सो इसको हम कहते हैं 19 डेज ओवर ड्यू। अच्छा, ठीक है, सो 3 मंथ्स ओवर ड्यू भी कह सकते हैं आप। तो ऐसी सिचुएशन उस ECIB रिपोर्ट में लिखी होती है दैट a person, a company or an institution has not paid back its liability within due time। और वो कितने दिन overdue हो गई है, वो 90 डेज overdue हो गई है, या वो 180 डेज overdue हो गई है, या वो 1 year overdue हो गई है। सो ये सारी सिचुएशन ECIB रिपोर्ट के अंदर मौजूद है। सो ऑब्वियसली whenever the bank will go for a leasing, or whenever a bank decides to give certain asset or enter into an agreement of leasing, so ऐसी सिचुएशन में लेसी की क्रेडिट हिस्ट्री देखी जाती है। देन बिजनेस क्रेडिट रिपोर्ट्स। क्रेडिट रिपोर्ट्स के हवाले से आप इसको फाइनेंशियल रिपोर्ट्स में कन्वर्ट कर लें कि बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, उसकी स्टेटमेंट्स क्या है, उसकी कितना वो लोन ले चुका है। जब हम बैलेंस शीट की बात करते हैं तो उसमें क्रेडिटर्स आ रहे होते हैं, शॉर्ट टर्म भी, लॉन्ग टर्म भी, उसके अगेंस्ट उसके डेटर्स आ रहे होते हैं। वी कैन कैलकुलेट मल्टीपल रेशोज। फॉर एग्जांपल करंट रेशो है, या एसिड टेस्ट रेशो है, क्विक रेशो जिसको हम कहते हैं, डेट टू इक्विटी रेशो है, सो लेवरेज रेशोज हैं, प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज हैं। सो वी कैन कैलकुलेट, बीइंग अ लेसर, the lessor can calculate multiple ratios. It can see the business reports, financial reports और the credit reports, कि उसकी हिस्ट्री के हवाले से कि कितनी पेंडिंग है। एजिंग इज अ कॉन्सेप्ट कि आपका जो क्रेडिट है उसकी एजिंग क्या है। फॉर एग्जांपल मैं किसी से लोन लेता हूँ, तो कुछ लोन 10 दिन बाद पे करने हैं, कुछ 1 माह बाद पे करने हैं, कुछ 1 साल बाद पे करने हैं। सो उन लोन्स की एजिंग क्या है, इसको मैं कहता हूँ एजिंग। सो जो 1 साल इज अ 1 year इज अ डिफरेंट टेनोर, 2 years इज अ डिफरेंट टेनोर, 5 years इज डिफरेंट टेनोर। तो उसकी एजिंग देखी जा सकती है कि इसके ऊपर ज्यादा बर्डन कब आने वाला है या कब आएगा। ठीक है, सो ये सारी वो रिपोर्ट्स हैं जिसको देख के लेसर जो है वो ये डिसाइड करता है दैट वेदर आई शुड एंटर इनटू एन एग्रीमेंट और नॉट। वी हैव लेस देन अ मिनट, सो आई एम जस्ट स्टॉपिंग इट। अभी आप इसको दोबारा से ज्वाइन कर लीजिएगा इसको। इसके कुछ थोड़े से पॉइंट्स रह गए हैं, इसको क्लियर करके तो फिर आज का लेक्चर वाइंड अप करते हैं।